वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। मैं चिराग सोलंकी, फाउंडर एंड सीईओ रेडवर्सिटी, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मैकेनिकल डिज़ाइन, राइट। स्पेशली ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल और एरोनॉटिकल के इंजीनियर्स के लिए भी है। पर स्पेशली हमारी जो मेजोरिटी ऑडियंस है वो मैकेनिकल है, तो आज हम फोकस करेंगे मैकेनिकल डिज़ाइन पे। इसके बाद सिविल डिज़ाइन पे वीडियो आने वाला है। अगर आप सिविल के स्टूडेंट्स हो तो वेट कीजिए, आपके लिए वीडियो बस आने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स आर डूअर्स एंड इनोवेटर्स। जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, राइट, वो काम करने वाले लोग होते हैं एंड इनोवेटर्स होते हैं। द डिज़ाइन क्रिएट एंड बिल्ड द शेप, राइट, द वर्ल्ड अराउंड अस। के जितनी भी चीज़ें हमें हमारे आसपास दिखती है, राइट, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंजीनियर्स ने बनाई होगी, राइट। एंड अभी जो रिसर्च चल रही है, सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजीनियर्स डिज़ाइन कर रहे होंगे और मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। डिज़ाइन इंजीनियर, राइट। लास्ट वीडियो में हमने कैड कैम के बारे में पढ़ा था और ख़ास करके सिर्फ कैड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन इंजीनियर। तो उससे पहले समझते हैं कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्या होता है, राइट। काफ़ी बच्चों को मिसकंसेप्ट होता है कि कैड क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है, ये डिज़ाइन क्या है। इन वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है और ये वर्ड बार बार आप जब इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके सामने आता है और ये फील्ड में जॉब भी अवेलेबल होती है। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो होती है, राइट, वो पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर तक लिमिटेड नहीं है। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि आप क्या प्लान कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। The step-by-step decision making process in which the basic science, right, basic science together with the mathematics and engineering are applied in order to optimally convert resources to meet a stated objective। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो है, राइट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग, राइट, टू यूज़ द रिसोर्सेस। जो आपके पास जो रिसोर्सेस, मटेरियल, सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसमें से आप क्या डेवलप करना चाहते हो, राइट, इन सभी चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है डिज़ाइन। तो एक डिज़ाइनर जो होता है वो नियर बाय इनोवेटर ही होता है, साइंटिस्ट के आसपास ही उसकी जो है प्लानिंग रहती है। मैकेनिकल उसमें भी, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी पर्टिकुलर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर is a someone who is responsible for the design and development of new products in the field of mechanical components। ये जो नई नई चीज़ें बाज़ार में आती है, नई नई कंपोनेंट आते हैं, कुछ चीज़ें बाज़ार में नहीं आती पर B2B मार्केट में होती है, तो सभी ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, राइट, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स उसको, सिस्टम्स को, पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप फ्यूचर में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट ब्रांच हो सकती है। आप उसमें एक अच्छा करियर बना सकते हो। इसी के बारे में आज पूरा हमारा जो है सेशन है। अगर आप देखो तो हमारे आसपास जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें हैं, राइट, सब कहीं ना कहीं इंजीनियर्स ने डिज़ाइन की है। जैसे कि एग्जांपल ले तो स्मार्ट कार्स हो गई, राइट, स्पेस स्टेशन हो गया, फिर एरोप्लेन, सब चीज़ें जो आपके आसपास है, उसमें भी ये चीज़ें आप देखो तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स ये जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी सारी सिस्टम्स होती है। मैं अगर कार की बात करूँ तो उसमें ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेकिंग सिस्टम पे भी काफ़ी सारा काम होता है आज के दिन में। तो उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर्स का रोल सबसे अच्छा रहता है और वो जो है फंडामेंटल साइंस को समझते हैं, मैथ्स को समझते हैं,
और सबसे ज़्यादा मटेरियल को समझते हैं। तो ये सभी जो उन्होंने पढ़ाई की है, साथ ही साथ कुछ स्किल्स होती है, तो इन सभी का जो है कॉम्बिनेशन करके आज अच्छे से अच्छी जो है ब्रेकिंग सिस्टम्स कार में डिज़ाइन कर रही जा रही है। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आगे बात करें तो मैकेनिकल के अंदर पर्टिकुलर कितनी प्रकार की डिज़ाइन होती है, इन डिज़ाइन पर्टिकुलर कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आ जाता है न्यू डिज़ाइन, जिसमें कुछ एग्जिस्टिंग अवेलेबल ही नहीं है, फ्रेशली कोई प्रॉब्लम है और कुछ फ्रेश ही आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपको आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, राइट, सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है जो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। और आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो जो आपको और आपकी कंपनी को हेल्प करे या फिर सोसाइटी को हेल्प करे। दूसरा होता है कि एडेप्टिव डिज़ाइन। एडेप्टिव डिज़ाइन के अंदर जो है वो पुरानी चीज़ों में मॉडिफिकेशन करके या फिर कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो पहले अवेलेबल नहीं थे अब अवेलेबल है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके मार्केट में लॉन्च करते हो। जैसे कि हर साल आईफोन करता है, हर साल ये अपने कार्स और ये नहीं, मतलब एकदम ही नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, राइट। जैसे कि ये अपना मोबाइल में या फिर ये अपने बाइक वगैरह में भी, राइट, थोड़े थोड़े न्यू वर्जन ऑफ 21, 20, राइट, वर्जन ऑफ 23 इस प्रकार से लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें माइनर से मॉडिफिकेशन होते हैं और जो चीज़ एग्जिस्टिंग होती है उसको ही थोड़ा रिफाइन किया गया होता है। नई टेक्नोलॉजी आती है तो पूरा सिस्टम ही नया होता है, तो वो न्यू डिज़ाइन में जाता है, राइट। फिर आता है डेवलपमेंट डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को मॉडिफाई किया जाता है, बट इसमें नए मटेरियल्स का, टोटली न्यू आइडियाज़ का यूज़ किया जाता है, और या फिर टोटली नई मैन्युफैक्चरिंग मेथड से उसको बनाए, मतलब पूरी मेथड चेंज कर दी या फिर पूरा मटेरियल ही चेंज कर दिया, तो उस प्रकार से ये डेवलपमेंट डिज़ाइन काम करती है। फिर अगर रैशनल डिज़ाइन की मैं बात करूँ, राइट, तो रैशनल डिज़ाइन होता है कि इसके अंदर ये डिज़ाइन जो है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे बेस्ड होती है, राइट। अगर ये एक लिमिट कंस्ट्रेंट के अंदर जो है, राइट, आप बनाते हो, इसमें मैकेनिक्स का यूज़ होता है, मैथ्स का यूज़ होता है, और आप इन दोनों को कंबाइन करके, ये ज़्यादातर है टाइमिंग के लिए, ऐसे सिस्टम्स डिज़ाइन करने के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज्म हो, वो जो इनर डिज़ाइंस होती है, राइट, आउटर बॉडी से ज़्यादा इसका जो है वर्किंग में ज़्यादा फोकस होता है। फिर आता है एम्पिरिकल डिज़ाइन। एम्पिरिकल डिज़ाइन इट्स ऑल्सो रिलाइज ऑन एम्पिरिकल फॉर्मूलाज, राइट, पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस, तो ये भी एक डिज़ाइन का टाइप है। फिर आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सबसे ज़्यादा वेल नोन है, राइट, इसके अंदर मशीन डिज़ाइन आ जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एंड कंज्यूमर की चीज़ें नहीं, जो जिन मशीन्स पे जो है प्रोडक्ट बनाई जा सके वो वाले मशीन्स वगैरह बनाना, इंडस्ट्री का सेटअप करना, राइट। इंडस्ट्री में जो मूवमेंट हो रही है पूरी, वो उसके लिए जो भी कंपोनेंट लगे या फिर सिस्टम लगे या पार्ट्स लगे या फिर कुछ भी, राइट, पूरी सप्लाई चेन इंडस्ट्री की सेट करनी हो अंदर, राइट, तो ये सब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। और इसके बाद आता है ऑप्टिमम डिज़ाइन। ऑप्टिमम डिज़ाइन, उसके नाम से ही आप बता सकते हो कि ऑप्टिमम डिज़ाइन ये होता है कि आपके पास स्पेसिफिक टास्क होता है, सर्टेन लिमिट्स होती है, तो सर्टेन लिमिट्स के अंदर आपको कोई चीज़ बनानी है, स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट है कि भाई इस साइज़ का ही चाहिए, यही प्रकार का जो है वो ये होना चाहिए, राइट। ये आता है ऑप्टिमम डिज़ाइन के अंदर। मान लो कि कोई मशीन है, उसका पार्ट यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, राइट, मशीन पूरा बाहर से मंगाया हुआ है, तो आपके पास उसका अल्टरनेटिव बनाने के लिए कुछ लिमिटेड पैरामीटर्स हो गए कि भाई इसी मशीन पे फिट हो सके, ऐसा पार्ट हमें इंडिया में बनाना है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑप्टिमम डिज़ाइन,
कि स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट के अंदर ही हम उसको डिज़ाइन करना है, कि भाई हमारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फिर आता है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कंपोनेंट की जगह हमें पूरा जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट विच वर्क्स टुगेदर, राइट, लाइक कार, इसमें ब्रेक होता है, स्टीयरिंग सिस्टम होता है, इंजन होता है, तो ये सब चीज़ों को एक कंबाइंड सिस्टम में बनाना, राइट। फैक्ट्री होती है तो उसको भी हम सिस्टम कह सकते हैं कि उसमें सारी प्रोसेसेस होती है, राइट। अगर ऑटोमेटेड प्लांट है तो वो भी एक सिस्टम ही हो गया, राइट। रिफाइनरी है तो वो भी एक वो जो है सिस्टम हो गया। तो जिसमें सीक्वेंसिंग में प्रोसेसेस आती है और सीक्वेंसिंग में या साइमल्टेनियस प्रोसेसेस होती है, तो वो सभी एक साथ या स्टेप बाय स्टेप भी काम करती रहे और फ्लोलेस, मतलब कि उसमें कोई अड़चन ना आए, इस तरीके से अगर काम करती रहे, तो उसके लिए सिस्टम डिज़ाइन ज़रूरी है। उसके बाद आता है एलिमेंट डिज़ाइन। एलिमेंट डिज़ाइन इज अ स्पेसिफिक डिज़ाइन, राइट, टू डिज़ाइन अ स्पेसिफिक एलिमेंट of a mechanical systems like a piston, crankshaft, bearing, housing, connecting rods, ये सब चीज़ें, मतलब कि पार्ट्स की डिज़ाइन हो गई। फिर आता है कैड, राइट। कैड आप कैटेगरी में भी रख सकते हो, और कैड डिज़ाइन मतलब वर्चुअल चीज़ें बनाना, राइट। सो ये सारी चीज़ों में कैड कहीं ना कहीं इनके साथ भी होता है, पर कैड इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, नॉट अ होल सम ऑफ डिज़ाइनिंग, बट इट्स अ यूनिक सिस्टम ऑफ द डिज़ाइन। वहाँ पे आपको कंप्यूटर हो ना हो आप डिज़ाइन कर सकते हो चीज़ें, बट कैड आपको हेल्प करता है। सो डिज़ाइनिंग के क्या स्टेप होते हैं, वैसे तो वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या सिस्टम टू सिस्टम, बट इन रफ अगर जनरली हम जानना चाहे, राइट, तो कुछ जनरल स्टेप्स निकल के आ सकते हैं। ये इतने भी कोर नहीं है, पर ये जनरल स्टेप है, राइट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में लोगे तो एक दो स्टेप नहीं आएंगे, पर बाकी सारे स्टेप जो है आ सकते हैं। वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं, इसमें आ जाता है सबसे पहला स्टेप कि भाई एक डिज़ाइनर को पता होना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके बारे में उसको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, राइट, आपको एम पता है आपका, तो ही आप डिसीज़न ठीक से ले पाओगे। अदरवाइज आप जो है उसमें गड़बड़ कर दोगे। मान लो कि यहाँ से आपको एक लेफ्ट में सिटी है, उधर जाना है, बट आप निकलते हो राइट को, तो आप कभी भी एक अच्छे सॉल्यूशन पे नहीं पहुँच पाओगे। तो फर्स्ट इज द कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड डिफाइन द एम। तो अगर आप जो है प्रॉब्लम को अच्छे से स्टेट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, किसको है, राइट, इसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम क्यों पहले ने सोल्व नहीं हुई, अभी क्या प्रॉब्लम है, राइट, क्या इसमें अल्टरनेटिव हो सकते हैं, राइट, सभी चीज़ें एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन आप पूछ के, राइट, उसके अंदर प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना। जितने चाहे आप क्वेश्चनिंग इसी स्टेज पे कर लीजिए, राइट, तो जितना क्वेश्चन होंगे वहीं पे आपको क्लियरिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी और आप अपने गोल को ज़्यादा अच्छे से क्लियरिफाई कर पाओगे। उसके बाद आता है सिलेक्ट द सिंथेसिस। यहाँ पे होता है कि भाई आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, कौन सा मैकेनिज्म, क्या मतलब एक सॉल्यूशन बनाना है आपको, तो क्या उसमें हाइड्रोलिक यूज़ करोगे या न्यूमेटिक यूज़ करोगे, कैसे आप उस चीज़ को करने वाले हो, राइट। अगर आपको मूवेबल कोई यहाँ पे एक चीज़ को दूसरी जगह मूव करवाना है तो कैसे करोगे, पेट्रोल इंजन से, डीजल इंजन से, इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। आप अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस स्टेप पे फाइनलाइज करते हो, क्योंकि उसी पे सारा समय, उसी पे सारा पैसा, राइट, आपकी रिसर्च सब उसी में इन्वॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा विजनरी बनते हो और इस स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को फाइनलाइज करके सभी पैरामीटर्स को चेक करके उसी में आगे बढ़ाया जाता है, राइट। इट्स लाइक कि आपने सिटी फाइनल कर लिया कि हाँ अभी जो मैं यहाँ से हूँ वहाँ से एक सिटी जाना है, तो फिर बाई बस जाओगे या फिर बाई ट्रेन जाओगे या फिर
कैसे भी बाइक लेके जाओगे, कार लेके जाओ, कैसे तो आप अपना जो है यहाँ पे सिंथेसिस कर सकते हो गोल फाइनल होने के बाद। फिर आता है एनालाइज द फोर्सेस, राइट। तो यहाँ पे एनालाइज द फोर्सेस इज इन जनरल के आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो कि वो उसकी वर्किंग कंडीशन कैसे रहने वाली है, राइट। तो उसके हिसाब से आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन, फॉरवर्ड कैलकुलेशन सब करके आप पता लगा सकते हो कि भाई इतना चाहिए तो हमें इतना आउटपुट चाहिए तो कितना इनपुट देना पड़ेगा, या फिर इतना इनपुट अवेलेबल है तो क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का कैलकुलेशन शुरू होता है। चीज़ों का वो यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ साथ ही मटेरियल एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिज़ाइनिंग के अंदर। अगर मटेरियल चेंज कर दिया, मटेरियल की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वेरी क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि इस मटेरियल चेंज करने से सारी आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। तो एक अच्छा मटेरियल चूज करना, राइट, वो भी आपके लिए एक प्रॉपर टास्क होता है। मतलब ये बेस्ट टास्क किया जा सकता है। एक अच्छा सिलेक्शन आपके आधे काम सोल्व कर देता है, और एक बुरा सिलेक्शन आपके काम दुगने कर देता है। तो मेटलर्जी का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, और सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। फिर आता है डिज़ाइन इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स आप इंडिविजुअली डिज़ाइन कर सकते हो वो कीजिए। अगर उनके बीच में कोई लिंकेजेस बनानी है तो आप दोनों को रेफरेंस लेके भी जो है लिंकेजेस वाले पार्ट वगैरह बना सकते हो। मटेरियल कंसिडरेशन इसमें सबसे ज़्यादा स्टेज पे आता है। मॉडिफिकेशन, राइट, अगर आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो ये भी स्टेप ही होता है, राइट। टीम मीटिंग, रिव्यू मीटिंग के बाद भी मॉडिफिकेशन इसमें आते हैं। टेस्टिंग वगैरह के भी जो है टेस्टिंग के बाद भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है तो आप उसके डिटेल ड्राइंग बना सकते हो, राइट। डिटेल ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, देयर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ड्राइंग होते हैं जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से आपका काम ख़त्म हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले जो लोग होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। तो अगर आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो कौन से 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला स्टेप कि डेवलप अ कोर सब्जेक्ट नॉलेज, राइट। आपको कोर सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर कैड कैम सीखना है, राइट, सॉफ्टवेयर सिखा दो। फिर सॉफ्टवेयर सीखने के बाद बोलते हैं कि सर डिज़ाइन में जॉब नहीं मिलता। पर डिज़ाइन में सॉफ्टवेयर के बेस पे जॉब नहीं मिलता। सिर्फ सॉफ्टवेयर के बेस पे आप सोचोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो छोटी कंपनी में आराम से हो सकता है कि जहाँ पे आपके नॉलेज की रिक्वायरमेंट ना हो। पर अगर अच्छी कंपनी आप चाहते हो तो वहाँ पे कोर नॉलेज चाहिए, कोर सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, सारी प्रोसेसेस का नॉलेज चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर स्किल्स चाहिए। और तीसरा आता है, राइट, तो 4 स्टेप हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है कोर सब्जेक्ट नॉलेज, दूसरा है सॉफ्टवेयर स्किल्स, वी कैन स्पेसिफाई देम इनटू कैड कैम CAE टूल्स। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम का रिलेवेंस, क्या भाई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम आप कितने सॉल्व कर रहे हो, इसके लिए बेस्ट जो है सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। चौथा आता है इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। तो ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से कोई भी अच्छी MNC में जॉब ले सकते हो। तो चलिए पहला स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है मैथमेटिक्स। आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन आता है। मतलब इतने हाई फाई भी नहीं आते, पर आपका मैथ्स में जियोमेट्री वगैरह में नॉलेज अच्छा होना चाहिए, राइट। अगर मैथ्स अगर आपका अच्छा है, राइट, थोड़ा, तो आपको इसका एज डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट। मैकेनिक्स बेस्ट है, आप चीज़ों को समझ सकते हो तो कैसे मैकेनिक्स वर्क करते हैं, तो ये बेस्ट सब्जेक्ट है। फिर मैकेनिक्स के बाद काइनेमेटिक्स, राइट, स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। तो ये 3 जो फील्ड है मैकेनिकल की, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, तो इन सभी बिहेवियर को अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, राइट, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प करती है। फिर थियोरी ऑफ मशीन है, ये सब्जेक्ट भी आपको काफ़ी अच्छा जो है प्रोवाइड करेगा नॉलेज।
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको तो मिस नहीं करना, बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप पर्टिकुलर डिज़ाइन में चाहते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको रीड करना भी ड्राइंग आना चाहिए और अपने ड्राइंग बनाना भी आना चाहिए। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेबल पोर्शन है, बट आपको सीखना ज़रूरी है। फिर स्टैंडर्ड सिस्टम मतलब ASME हो गया, ISO हो गया, राइट। ये सब चीज़ें भी आपको डिटेल में सीखनी है, और वो पर्टिकुलर किस टाइप में कैसा आपको बिहेव करके देते हैं। और सब आप दोनों ना सीख पाओ तो ISO तो आपको खास इंडिया में अगर वर्क कर रहे हो तो सीख लेनी चाहिए। फिर आता है CAD CAM CA टूल्स, राइट, सॉरी ये सब्जेक्ट भी आपको कॉलेज वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो ये सब्जेक्ट भी आपको जब भी कॉलेज में आए तो इस पर फोकस करना है, इसको अवॉइड नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप जितना अच्छा इस सब्जेक्ट को समझोगे उतना ही आप अच्छा डिज़ाइन कर पाओगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज कम रखते हो तो डिज़ाइन में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है नॉलेज की कमी की वजह से, पर ये मैंने लास्ट में ही रखा है इसके प्रायोरिटी के हिसाब से। दूसरा स्टेप है हमारा लर्न CAD CAM CAE सॉफ्टवेयर्स, जिसकी हम ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं ऑफिशियली, राइट। अगर आप ऑफलाइन में भी सीखना चाहते हो तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। AutoCAD है, राइट, SolidWorks है, क्रियो है, NX-CAM है, सॉलिड एज, कैटिया, एनसिस। इसमें कॉम्बिनेशन के जो बेस्ट पॉपुलर है वो मैंने आपको सजेस्ट किया है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको अच्छी जॉब में हेल्प करेंगे, राइट। कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने में हार्डली 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, और उस पर अच्छी से प्रैक्टिस की जाए तो आप उस पर कमांड ला सकते हो। और कोर सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको एक एज देता है और सिलेक्शन में आपके चांसेस को इंक्रीज कर देता है। इसके बाद आता है कि इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, राइट। तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को कैसे समझा जाए। तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो शुरू में अगर आपको MNC नहीं मिलती तो आपको छोटी कंपनी अगर मिलती है तो भी ले लेनी चाहिए। अगर छोटी कंपनी भी नहीं मिलती तो आपको ये सब सीखने के बाद, कोर नॉलेज के बाद, आपको कहीं ना कहीं डिज़ाइन में इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। अगर इंटर्नशिप करोगे तो इससे ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा कि आपके इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम में इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ जाएगी, और यही बेस्ट तरीका है डिज़ाइन में जाने का। या तो सीधा ही MNC के लिए अप्लाई करो, ना हो तो छोटी कंपनी, और छोटी कंपनी ना हो, राइट, तो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, राइट। बट अगर आपका गोल है डिज़ाइन और आपका गोल है अच्छी जॉब, तो आप छोटी मतलब अदर फील्ड की जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। बुकिश प्रॉब्लम से ज़्यादा आप इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम समझ पाओगे, और आपको पता भी चलेगा कि यहाँ पे जो बुक की तरह रेफरेंस कम होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, और बिना ज़्यादा रेफरेंस के ही आपको सारी चीज़ें करनी होती है। और लास्ट के इम्प्रूव योरसेल्फ, अगर आप कॉलेज में हो या फिर जॉब कर रहे हो या फिर डिज़ाइनर की तरह सिलेक्ट हो गए तो इम्प्रूव करना क्यों है, क्योंकि आप अगर जनरल के मतलब अब जनरल मैकेनिकल इंजीनियर हो, मतलब आपके कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं सीखा है, तो इसके बाद अगर आप ये चीज़ों में अप्लाई करते हो, राइट, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आती है अगर सीखने के बाद भी, क्योंकि आप अकेले नहीं सीख रहे हो, काफ़ी लोग भी सीख रहे हैं, तो आपको आपकी स्किल्स को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करता रहना पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टेंट इम्प्रूव अपने आप में नहीं लाओगे, ये नॉट इवन कि भाई आप सॉफ्टवेयर की बात करो, लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में अगर आप एक ही जगह पे रह जाओगे तो एक ही जगह पे रहने से आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। तो आपको है ना आपका नॉलेज कांस्टेंट बढ़ाना चाहिए। कांस्टेंट नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ आपको राइट सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। नई नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग सीखती रहनी चाहिए, तो ही आपका ग्रोथ हो जाएगा, राइट। अगर आप अभी प्रोडक्शन क्वालिटी या फिर इस प्रकार कोई जॉब कर रहे हो तो साथ में नई स्किल सीखनी चाहिए, जिसके लिए हम और आप अभी ये एफर्ट डाल ही रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी नई स्किल सीखती रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इंडिया में कंपटीशन बहुत है, इंडिया में बहुत लोग हैं,
राइट। तो यहाँ पे एक एक जॉब के लिए जो है 100 एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक जॉब के लिए 10 एप्लीकेशन आते हैं, यहाँ पे एक जॉब पे 100 एप्लीकेशन आते हैं। तो आपको बाकी 100 स्टूडेंट्स है तो बेटर बनना ही पड़ेगा, राइट। तब जाके आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपकी जॉब लग गई तो कैसे आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपके जो है राइट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम होता है कि भाई आपको सिस्टम करना होता है। फिर कोलैबोरेट विद प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के गाइडेंस के हिसाब से चलना है क्योंकि वही क्लाइंट के साथ जो है उसकी टीम डील करती है। प्रिपेयर इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको करने रहता है, राइट। डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ट्रायल्स आपको करनी रहती है, डिज़ाइन रिव्यू वगैरह, राइट, प्रोटोटाइप बनाना, ये सब भी काम आपको करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिव्यू इंजीनियरिंग शेड्यूल, ये सब चीज़ें भी, राइट। रिव्यू एंड अप्रूव करवाना डॉक्यूमेंट को, ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ेगी। एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस के प्रोजेक्ट सही से जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये सब चीज़ें भी आपको एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर करनी रहती है। हाँ, क्वालिफिकेशन की बात करो तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, बेसिक बैचलर्स अच्छी डिग्री होनी चाहिए, राइट। डिग्री की है तो आपको एक अच्छा एज मिलेगा। अगर अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस तो आपको होना चाहिए, राइट। 2 या 3 इयर्स का तो आपको अच्छी एंट्री मिल जाती है कहीं ना कम। 3 साल मिनिमम आपको निकालने हैं छोटी अगर आपकी एमएनसी नहीं होती तो छोटी कंपनी में 3 साल आपका चांसेस बढ़ जाते हैं बड़ी कंपनी में जाने के। एक्सपीरियंस विथ मैकेनिकल डिज़ाइन एंड कंट्रोल सिस्टम, राइट। क्वालिफिकेशन में आपको डिज़ाइन आना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। कैड टूल्स आना चाहिए, का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अचीव करना इजी चीज़ है, पर ये बच्चे इतना भी नहीं करते। बच्चे उलझ जाते हैं कोर सब्जेक्ट के अंदर, और सिर्फ कोर सब्जेक्ट के बाहर भी बड़ी दुनिया है। तो लगे रहिएगा हमारे साथ बिना किसी टेंशन के, राइट। हम और आप मिलके कुछ अच्छा ही करेंगे। यहाँ पे एक आ जाता है मज़ेदार टॉपिक कि भाई टॉप कंपनीज फॉर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हैं जैसे कि फियाट, बजाज, ह्युंडई, सीमेंस, रिलायंस, राइट। हम बात करें तो हीरो, પછી यहाँ पे है टाइटन है, लिंडे है, एल&टी का क्या कहना। तो काफ़ी सारी कंपनीज है बड़ी बड़ी जो अच्छे पैकेजेस देती है, राइट। और सबसे ज़्यादा जो कॉमनली काम होता है वो पार्ट असेंबली एंड ड्राइंग, ये 3 काम जो है, राइट, वो 70% वेटेज रखते हैं किसी भी डिज़ाइन के अंदर। तो ये था थोड़ा बहुत नॉलेज, राइट, डिज़ाइन इंजीनियर्स के बारे में। अगर आप भी डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हो और डिज़ाइन में आगे गाइडेंस चाहते हो, राइट, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगा। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए। मैं डेफिनेटली उस पर अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर अप करूँगा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, हम नेक्स्ट जो है हमारा सॉफ्टवेयर चालू कर देंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं बीच में हम उस टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हम ऑटोकैड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑटोकैड के वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे और बीच में जो मुझे सिविल वाला वीडियो डालना है वो हम डाल देंगे। तो कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए, राइट, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है कि आपके दोस्त वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन चालू है, राइट, 1-2 वीडियो ही गए हैं और जो अवेलेबल है आपके फ्रेंड वगैरह देख सकते हैं।
तो हमारा जो मैसेज वगैरह ग्रुप में है, तो अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। तो ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।